नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, मीडिया पर एक बहुत बड़े वर्ग का ध्यान रहता ही है। टेलीविजन चैनल हो, सोशल मीडिया हो या इसके दूसरे आयाम हो, वो क्या कह रहे हैं किसी घटना पर, वो घटनाओं को, किसी बयान को किस तरीके से पेश कर रहे हैं, इस पर भी सबकी नजर रहती है। लेकिन इससे अधिक जो सो कॉल्ड बड़े नाम हैं, उन पर भी निगाह रहती है। वो जब तक टेलीविजन के पर्दों पर थे, तब तक फिर भी थोड़ा सा एक लिहाज भी था, एक भ्रम की स्थिति भी थी। और उनको लेकर के मुझे याद है, एक लंच था किसी मिनिस्टर के यहाँ, ये 2003 या 4 की बात है। और हम में से ही प्रिंट का एक बड़ा चेहरा दिबांग आया। उन दिनों एनडीटीवी में हुआ करता था, और वो दिबांग को कह रहा था कि आप तो सेलिब्रिटी हो गए हैं। और दिबांग उसको भाव नहीं दे रहा था, और जो कॉम्प्लीमेंट करने वाला था वो भी प्रिंट का दिग्गज था। तो एक समय इनकी इस तरीके से तूती बोलती थी। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया पर आए, यानी टेलीविजन के पर्दों से निकल करके सोशल मीडिया पर इन्होंने अपनी राय जाहिर करनी शुरू की, तो उसके बाद इनकी असलियत, ये कहाँ खड़े हैं, इनकी मूल विचारधारा क्या है, वो लोगों के, पब्लिक के सामने आनी शुरू हो गई। और बहुत सारे लोग, मैं ट्रोल आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम तौर पर तटस्थ माने जाते हैं, उन्होंने भी इनके बहुत सारे बयानों पर नाराजगियां जाहिर की। अब तो हालत ये है कि सबकी शिनाख्त है, सबकी पहचान है, सब जानते हैं कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बड़ी घटनाओं के बाद थोड़ा सा अपनी पोस्चरिंग चेंज करते हैं। जैसे हमने बिहार के बाद देखा है आशुतोष को, जो हर बात में कांग्रेस का बचाव करते देखे जाते हैं, राहुल गांधी का बचाव करते देखे जाते हैं। वो बिहार के रिजल्ट के बाद उसी कांग्रेस, उसी राहुल गांधी की लीडरशिप की आलोचना करते हुए दिखाई दिए, उनकी अप्रोच को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, उनका जो परिश्रम है, उनकी जो रणनीति है, उसको लेकर के उनकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट अभी मैं कल ही एक कोई नया वीडियो देख रहा था, उसमें भी वो प्रशंसा कर रहे थे। तो ये जो शिफ्ट है, और कुछ ऐसी घटनाएं हुई, अर्णब गोस्वामी क्यों बदल गया, लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया, या अजीत अंजुम कई बार गुलाटी मारते हुए दिखाई देता है, वैसे ठुक करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोले, लेकिन जैसे ही कोई जीत होती है तो अजीत अंजुम के कुछ समय के लिए सुर बदलते हैं। तो आज हम मीडिया पर ही चर्चा करेंगे, और जो चर्चाएं चल रही हैं, इनमें कितना दम है, नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। तो सीधे जुड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। तो धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि अर्णब क्यों बदल गया है, इस पर तो तमाम तरह की चर्चाएं, हर आदमी ने हर यूट्यूब चैनल पर अपने अपने एंगल लेकर के पता नहीं कितनी बातें बता दी हैं। अब उनमें कितनी सच है, कितनी गलत है, मैं ये भी नहीं मानता कि किसी एंकर को या किसी मीडिया हाउस के ओनर को किसी का बंधक होना चाहिए या गुलामों की तरह व्यवहार करना चाहिए। आपको कोई अच्छी बात लग रही है सरकार की, आप प्रशंसा करिए, नहीं अच्छी बात लग रही है, आपको आलोचना का पूरा हक है। तो ऐसे में अर्णब गोस्वामी की ये आलोचना करना कि वो अचानक से नरेंद्र मोदी और योगी और तमाम उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ हो गए हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, बिल्कुल नहीं। जब तक कि वो कोई ऐसी बात ना कहे अपने प्रोग्राम में जो लोगों को हजम ना हो, यानी तथ्यों से परे ना हो, तब तक ऑब्जेक्शन
नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इधर हम देख रहे हैं बहुतों के कुछ कुछ सुर बदल रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? दरअसल सर, नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पे बुलाने के लिए। मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग अभी तक मीडिया को लेके बहुत एक कॉमन पार्लेंस में जो है, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अभी तक ये समझ नहीं पाते मीडिया किसको कहना चाहिए। जो अखबार है वो मीडिया है, अखबार की जो पॉलिसी एडिटर तय कर रहा है वो मीडिया है, या जो मालिक तय कर रहे हैं एडिटर्स के लिए वो मीडिया है। ये एक बड़ा शुरू से ही, जब से देश की में आजादी के वक्त चाहे संविधान सभा में बहस हुई हो, चाहे अभी बहस हुई हो, वो हमेशा से रहा। लेकिन मुझे लगता है अब ये सवाल ज्यादा बहुमुखी हो गया। जब उस समय पूछा गया होगा उससे ज्यादा विस्तार अब आया है, क्योंकि अब हर एक आदमी अपना यूट्यूब है उसका, जैसे हमारा यूट्यूब है। तो अब हमारी पॉलिसी क्या होगी? किसी से डिक्टेट तो होगी नहीं। लेकिन ये क्यों देखा जा रहा है या ये बहसें क्यों हो रही? क्योंकि जिन लोगों का चेहरों पर बात हो रही है उनकी करोड़ों में, लाखों में फैन फॉलोइंग्स है। वो जब टीवी चैनल्स में थे तो बड़ी पोजीशंस पे थे, या अखबार में, बहुत सारे लोग अखबार के भी हैं। जैसे आपने भी मुझे लगता है अखबार में ही काम किया, टीवी में कम किया। तो जो अखबार से भी आए हैं जी, टीवी आपकी में तो आवाज। बिल्कुल नहीं, टीवी में तो हाँ, बिल्कुल नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूं, तो जो चीजें बदल के आई हैं वो बड़ा डिफरेंट शेप में गई हैं। अब वो लोग जो एक्ट कर रहे हैं वो उनके पुराना जो उन्होंने टीवी में किया था, लोग उससे उसको कंपेयर करते हैं। टीवी में एडिटर्स और एडिटर्स के ऊपर मालिक, ये सब एक लाइन होती है, लाइन होती है। मैं भी अच्छे से जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हम लोग जब ये सब करते हैं तो एक बेसिक मूल्यों के अलावा एक चैनल की पॉलिसी या अखबार की पॉलिसी होती है जो मालिक की मर्जी से तय होती है। उसका कोई किसी मूल्यों से कोई लेना देना नहीं होता। हमेशा हम लोग लिखते हैं कि फला फला जगह अच्छा काम करना चाहिए, बाकी करते कितना है सबको मालूम। तो उसी तरह से वो भी होता है। अभी हाल फिलहाल ये हल्ला इसलिए हो गया क्योंकि अब जो मेन मीडिया जिसको कहा जा रहा था, अब वो हो गया इररिलेवेंट हो गया। वो एक शोर का साधन हो गया, सिर्फ शोर मचता है। उस पर कुछ एंकर आते हैं, वो चेहरे हैं जो बड़े हो गए थे, उनकी रिपोर्टिंग की कभी कोई विश्वसनीयता ना कभी पहले थी। क्योंकि मैंने लगातार, अभी भी मैं इसी में काम करता हूं, तो मुझे मालूम है कि ना उनकी पहले विश्वसनीयता थी ना आज है। हाँ, ये लोग जो अचानक आए थे, जैसे आपने अर्णव का नाम लिया या दिबांग का नाम लिया या इन सब का, इन सब की कोई बहुत रिलेवेंस नहीं थी उस वक्त। क्योंकि जब सोशल मीडिया आ गया तो अचानक ये चूंकि लीड ले रहे थे इसलिए ये बड़े हो गए। जैसे देबांग की आप बात कर रहे, देबांग उस दौर का बड़ा पत्रकार माना जाता था। लेकिन अगर पत्रकारिता के अंदर उसकी क्या छवि थी, उसके बारे में क्या कहते थे लोग, या उसकी खुद की पर्सनल क्या है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, जो आदमी जानते नहीं। तो इसीलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं ये सिर्फ लोगों को क्लियर बता रहा हूं कि चीजें जो स्क्रीन पर थी वो नीचे नहीं थी। वो दिख रहे थे तो इसलिए बिक रहे थे वाली कहानी सब जगह चलती रही कि साहब जो दिखता है वो बिकता है, जितनी पीटीसी उतनी सीटीसी, कोस्ट टू कंपनी, पीटीसी पीस टू कैमरा, ये सब चीजें चलती रही। ये सारा खेल जो बिखरा, जो जनता के बीच में आया, ये तब आया जब सोशल मीडिया आ गया, जब आम आदमी का कोई रिएक्शन भी साथ के साथ आने लगा। इससे पहले अगर ओंकार चौधरी जी ने कोई खबर लिख दी धीरेन्द्र पुंडीर के खिलाफ, तो धीरेन्द्र पुंडीर के पास सिर्फ एक ही ताकत होती थी कि वो जाके बेचारा संपादक के नाम पाती लिख देता, और वो आप कोई देखनी थी, आप उसे डस्टबिन में डाल देते। उसके बाद जब टीवी चैनल आया तो आप धीरेन्द्र पुंडीर ने कोई खबर दिखा दी तो उनके खिलाफ मैक्सिमम आप क्या कर सकते थे, एक मेल लिख सकते थे। मेल एडिटर को जाता था या असाइनमेंट पे जाता था, वो कहां चला जाता था, वो आराम से डंप हो जाता था, डिलीट हो जाता था, स्पैम में चला जाता था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज की डेट में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो जब हम बोल रहे हैं तभी हमारा साथ के साथ हमारा दर्शक इस पर रिएक्शन लिख रहा होगा, उसको पसंद आ रहा या नहीं आ रहा। तो यानी पहली बार मल्टीपल और डायरेक्ट जो है संवाद शुरू हो गया, उसमें ये सब सवाल आने और जाने शुरू हो गए। अब इसके लिए इनमें से बहुत सारे एडिटर्स जिनको लेकर चर्चा हो रही है कि ये उछल जाते हैं या बदल जाते हैं, ये लोग डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रहे हैं।
मैं इन लोगों को देख के हैरान होता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें, चूंकि जब आपने सवाल किया तभी मैं उस समय दिमाग में रख रहा था, क्योंकि हम लोगों को ये समझाया जाता था, जो आपने कहा ना कि सरकार के अच्छे काम की तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए, आपने ये कहा। लेकिन आप याद कीजिए, हम लोगों को जो बताया जाता था वो क्या कहा जाता था कि सरकार की तारीफ करने के लिए तो उनका पीआर डिपार्टमेंट है ना, उनका सूचना निदेशालय है, आपका काम तो सरकार के खिलाफ करना है। और ये सब चीजें इस तरह से रटाई पढ़ाई जाती थी और वो इस तरह से तैयार किया जाता था, तो जैसे लगता था कि हाँ भाई वाकई ये तो सही कह रहे हैं भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हम ये देख ही नहीं रहे थे कि सरकार की पॉलिसी में कभी भी इस बात का विरोध करते हुए आपको नहीं लगा कि 2010 में, 2010 से पहले, यानी बीजेपी जब तक मुखर तौर पर एक ऐसा विपक्षी दल नहीं बनी है जबकि वो हिंदुत्व, सनातन या इस राष्ट्र की जो बेसिक मूलभूत जो पहचान की सवाल है उनको सवाल उठाएं, उससे पहले आप मुझे बता सकते हैं, दर्शकों को भी बता सकते हैं कि क्या कभी हमने उनके मुंह से, किसी और पत्रकारों के मुंह से ये सुना है कि यार वहां ये नहीं बनाया जाना चाहिए जेएनयू में, कि हिंदुत्व का विरोध में जलाना नहीं चाहिए? आपने सुना कभी कि वो कभी रामायण जलाई जा रही, मनुस्मृति, उसका कोई विरोध करते हुए कोई आर्टिकल आया हो? मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं मैं, जिसको कहा जाता था। दरअसल वो सिर्फ वो स्टाइल इतना ज्यादा था क्योंकि उनको मालूम था कि कभी इस देश पर सवाल, जो देश के खिलाफ जो एक कंटिन्यू प्रोसेस है उस पर सवाल उठाने वाली पत्रकारिता होगी ही नहीं, ऐसी सरकार आएगी ही नहीं जो इस पर सवाल करेगी कि सोमनाथ पर कोई देश का प्रधानमंत्री लेख लिखेगा 1000 साल बाद, उसको ये तारीख याद रहेगी, क्योंकि इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री के गुण गाए जाने थे जो इस सोमनाथ मंदिर को बनाने से पूरी पुरजोर विरोध कर रहा था। उसने पूरे टांगे अड़ाई और जिस जिस राष्ट्रपति ने वहां जाने की हिमाकत की उसके साथ क्या क्या किया ये सब इतिहास में दर्ज है। तो वो सब चीजों पे से पल्ला नहीं हट रहा था, इसलिए वो नूरा कुश्ती चलती रहती थी कि सरकार का विरोध करो आप, क्योंकि उनको मालूम है फंड सारे सरकार से आ रहे थे, सारा ऐड वहीं से आता था। लेकिन अब तो वो खेल खुल गया सर, अब खेल खुल गया तो आपके सामने सब सारे पत्रकार जो जानते हैं, मीडिया में हम लोग भी 2 मिनट में देख लेते हैं कि ये जो बोल रहा है उसका सच क्या है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जब वो यूट्यूब पे आए तो उस समय तक ये एक पूरा जनता जो है अपने सोशल मीडिया से अवेयर हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी को सेलेक्ट कर चुकी थी, बना चुकी थी। तो उनके सामने ये सवाल आया जब वो बाहर आए कि उन्होंने पूरी जिंदगी, तो पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, पूरी तरह उनका विरोध किया, उनको एक फासिस्ट चेहरा बना के, पहले से एक चेहरा बना के रखा, उनकी घंटों 13-14 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है, उसके बाद अदालतें उनको रिहा कर रही हैं। सब चीजों के बावजूद उनको वो क्या कहते रहे कि साहब ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, मतलब अदालत रिहा कर रही लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब अचानक वो जब मीडिया में सड़क पे आए तो उनको ये मालूम था कि अब रास्ता क्या अपनाना है। वो उसी माइंड सेट में थे ना सर, कि लग रहा था कि ये सरकार जो है इसी तरह चलेगी। जैसे आप याद कीजिए 77 में जो पहली सरकार आई जो विपक्ष की, वो 3 साल चली। उसके बाद आप देखिए जब 91 में आते हैं, 89 में, तो वो 2 साल चलती है, 89 to 91। फिर वो टूट के दूसरी जगह आती है, फिर कांग्रेस चलती है। और उसके बाद अगर हम उसको ले लें, हम ये छोड़ते 96 से ही ले लेते हैं, तो अब बीच में भले ही अटल बिहारी कुछ दिन बने, फिर टूटे, फिर वो, लेकिन आप ये उसको आप 2004 तक ले लीजिए तो भी 6 साल चल रही सर। लेकिन ये सरकार 12 साल चल गई है और अभी तक इसके जाने की कोई उम्मीद नहीं। तो उससे उस पूरे माइंड सेट में बड़ा डिसमेंटलिंग होगी, डिसफिगरिंग होगी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसका होगा क्या, ये रहेगा कि जाएगा। तो जैसे आशुतोष जो मेरे एडिटर रहे, मेरे असाइनमेंट एडिटर रहे और मेरे साथ तो बड़ा अच्छा उनका वो रहा, लेकिन वो आप ये सोचिए कि वो एक आम आदमी पार्टी की वकालत वहां चैनल हेड होके करते रहे, खुले सपोर्ट, और वो किस लिए कि पत्रकारिता के नाम पे हर एक प्रोग्राम, हर एक शॉट, हर एक उसमें जिसमें वो लार्जर देन लाइफ बन सके, अरविंद केजरीवाल जैसा, जिसकी भाषा पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, कि वो बोलता था शीला दीक्षित तू ऐसी है, फला ये है। किसी ने ये पूछा नहीं कि भाई ये आईआईटी से पढ़ा हुआ है, उससे पहले इसने इंटर कॉलेज अच्छा पढ़ा है, उसके बाद ये आईआरएस रहा, तू तड़ाक की भाषा कैसे किया होगा इसने इस्तेमाल? क्यों? क्योंकि उसने क्रिएट किया था। तो ये सारे लोग उस समय उसके साथ खड़े हो गए। इनको ये लगा कि आंधी चल जाएगी, बीच में प्रधानमंत्री मोदी आ गए, अब वो गड़बड़ा गया समीकरण।
तो वो वापस खुल के सामने आए कि भाई मैं इस पार्टी से लड़ूंगा। पार्टी में गए तो पता चल गया कि जो अखबार चलाना या चैनल चलाना और पार्टी चलाना दोनों अलग है। तो उनको वहां से मात खा के वो वापस आके फिर वरिष्ठ पत्रकार बन गए। भाई आपको लिखा जाना चाहिए ना, जो लास्ट आपकी सैलरी वो जो है, जैसे आपने कभी देखा है पीसीएस से जो आदमी आईएएस हो गया हो प्रमोटेड, वो कभी अपने अपने रिटायरमेंट के बाद आपने कहीं देखा है वो लिखा जाता है, पूर्व पीसीएस लिखा जाता है, पूर्व आईएएस लिखा जाता है। लेकिन ये अकेले हैं जो नेता बन गए, पार्टी से चुनाव लड़ लिए, लेकिन लिखे जा रहे पूर्व पत्रकार, सीनियर पत्रकार। भाई आपको तो राजनेता लिखना चाहिए ना, नेता है आप, नेता थे तो, लेकिन नहीं। तो ये एक बड़ा, मैं इसको, जैसे दर्शकों को भी लग रहा होगा कि मैं बातों का सिरा क्यों नहीं पकड़ रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक चर्निंग अभी चल रही है। क्योंकि आशुतोष अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अब उनको ऐसे ही ढूंढिए जैसे उन्होंने वहां ढूंढा था, आम आदमी पार्टी में ढूंढा था। आम आदमी पार्टी नहीं तो फिर पत्रकारिता में ढूंढा, और पत्रकारिता के रास्ते वो उनको बीजेपी अब अच्छी लगने लगी, क्योंकि उनके जितने तर्क थे उनको जनता काट चुकी है। आप नया ऐड नहीं कर सके हो। उसके बाद आप जब अजीत अंजुम की बात करते हो, ये भी है कि मेरा एडिटर रहा, वो भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा तो, लेकिन फिर भी एडिटर रहा। वो कई बार क्या करते हैं कि लॉजिकली करेक्ट होने की कोशिश करता है। कई बार जो अपनी जो बीजेपी या जो इनको लगता है कि उनकी वजह से जो उनका चैनल वैनल था या जो भी वहां था, उससे जो भी उनकी दिक्कतें पेश आई, उनको लगता है बीजेपी से आई थी, तो वो उसको भी नहीं भूल पाते। लेकिन जब फील्ड में, चूंकि वो फील्ड में जाते हैं, अच्छी बात यह है कि वो फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में जाने के बाद जनता का प्रेशर बहुत एक्ट होता है सर। तो आप देखेंगे जब वो फील्ड में रहता है तो कई बार चूज करता है उस तरह, क्योंकि जनता जो बोल रही है वो दिखाना है, मजबूरी है, आप देख रहे हैं। और जब स्टूडियो में होता है तब वो अपना वापस वहीं चले जाते हैं, जैसे कि वो क्या नाम था उसका 4 PM वाला, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से सोई नहीं। भाई इनको तो हम जानते नहीं ना सर, बहुत सारे लोगों का तो आपने नाम लिया, लेकिन बहुत सारे लोग जो अब स्टार बन गए विरोधी वॉइस की, उनका तो आप जानते नहीं, तो सोशल मीडिया पे आए तभी जाना गया। तो मुझे मालूम नहीं उनकी पहले पत्रकारिता का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा होगा, लेकिन अभी तो नहीं लगता कि वो पत्रकार रहे होंगे। अभी तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा, क्योंकि आपको सरकार के हर काम में, हर चीज में जरूर नुक्स निकालना चाहिए, हो सकता है, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ को कह दिया तो आप उस पर कुछ भी लिख देंगे कि याद कीजिए आप। अच्छा, दूसरा एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह कि वो कलई रोज खुल रही है सर। तो इनके जो समर्थक है, मैं शुरू में मैं कंफ्यूजन में था कि लाखों लोग जो इनको देखते हैं वो ये नहीं देखते ये रोज गलत साबित हो रहे। आप देखिए जब से प्रधानमंत्री मोदी या 2019 के बाद का, तो आप स्पेशली मैं कह रहा हूं सब लोग जाके देखें, आप उनका हर एक चुनाव का प्रिडिक्शन झूठ साबित हुआ है। चाहे पुण्य प्रसून हो, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो अभिसार हो, किसी के भी नाम लो, मैं ज्यादातर सबने मेरे साथ काम किया हुआ, मैंने सबके साथ काम किया हुआ, क्लोजली एसोसिएशन में काम किया। लेकिन आप ये देखेंगे कि हर एक चीज झूठ साबित होने के बावजूद उनका व्यूज कितना है सर? कोई भी व्यूज आप देखते होंगे लाखों में है, करोड़ों में भी जाता, किसी किसी का जैसे रवि से मिली, और जबकि उसके थंबनेल पे जो उसने लिखा वो गलत है, कंप्लीटली गलत है। तो फिर देन आई रियलाइज कि लोग इनसे सही गलत नहीं सुन रहे, वो मोदी विरोध में सुनना चाहते हैं। उनको मालूम है ग्राउंड पे मोदी का कोई विरोध नहीं, आप उसको हरा नहीं सकते। तो जैसे आपने सुना होगा कि आदमी जो नशा करता है तो उसको मालूम है इससे नशे से नुकसान होगा, उसको मालूम है, क्योंकि दीवारों पे तो लिखा है ना सर शराब पीना मना है, लेकिन वो पीता है। तो ये लोग उनको शराब बेच रहे हैं। अगर आप ये, और कई बार क्या होता है कि जब धंधा कम हो जाता है, कोई छापा पड़ जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो शराब छिपाने लगते हैं। आपने देखा होगा ना, छिपाते हैं बहुत सारे। तो ये उसी तरह के लोग हैं, ये शराब छिपाने लगते हैं जब जनता का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब आप देखते हैं कि 202 सीटें, इतना ज्यादा बहुमत, मतलब लोग बोलते हुए डर रहे थे ना सर कि इतना आएगा। मैं तो खुद डर रहा था कि यार ऐसे कैसे इतना इतना विशाल। तो लेकिन इनको तो ये तो बोल चुके थे वो गायब हो जाएगा सड़क से। अब वो क्या करेंगे, कुछ दिन वो इसको अपने सैचुरेट करेंगे, इसीलिए इनके किसी उसमें आने की जरूरत नहीं है। ये हैं ऐसे, ये माल बेच रहे हैं, ये शराब बेच रहे हैं, ये नशा बेच रहे हैं उन लोगों को जिनको ये लेना है।
जिनको ये सुनना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, जिनको ये नहीं सुनना है कि मेरठ में जब मैं खबर करा रहा था 2022 के वक्त 1100 मकान बने थे, जिसमें से मुझे याद है 60 से 70% मुस्लिम्स उनको मिले थे प्रधानमंत्री आवास के मकान। 60 टू 70, सर आपको भी याद होगा वो खबर है। तो उनको वो सुनना ही नहीं है, उनको कोई क्लैरिटी रखनी नहीं है, उनको सिर्फ शराब पीनी है और उसके लिए ये लोग तैयार होते हैं। इसके लिए घर में कोई कच्ची भी निकालता है, कोई बढ़िया सा ब्रांड लेवल भी लगाता है, कोई कुछ करता है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि कोई रैशनैलिटी नहीं है। इसीलिए मैं इस बात पे बहुत ध्यान नहीं देता हूं कि ये क्या बोलते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग अपने जो दर्शक हैं उनके अंदर की जो नशा है उसको सप्लाई कर रहे हैं बस। ये मीडिया हाउसेस क्या रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं जिसमें एंकर्स या जिसमें संपादक आपस में ही भिड़े होते हैं। जैसे सौरभ द्विवेदी अब तो लल्लन टॉप छोड़ करके, आज तक ग्रुप छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, और राजदीप सरदेसाई, सब जानते हैं कि राजदीप सरदेसाई की विचारधारा क्या है, सब जानते हैं, अरुण पुरी भी जानते हैं कि मोदी उनको पसंद नहीं करते, शाह उनको पसंद नहीं करते, फिर भी उनके रिटायरमेंट की तारीख गुजर जाने के बावजूद उनको प्राइम टाइम दिया हुआ है। सबको पता है कि ललन टॉप चलाने वाले और इंडिया टुडे में भी जो संपादक बनाए गए बाद में सौरभ द्विवेदी, उनकी विचारधारा क्या है। फिर भी वो बहुत लंबे समय तक, मेरे विचार से 2 दशक तक ललन टॉप में बने रहे, और 12 साल दोनों की आपस में भिड़ंत हमने कई मामलों में देखी है, बल्कि एक दूसरे की इज्जत उतारते हुए कैमरों पर देखा है। एक दिन सौरभ द्विवेदी ने तंज कस दिया जब राजदीप सरदेसाई ने कहा कि सांसदों की सैलरी बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा कि मुबारक हो राजदीप जी, आपके घर की आमदनी बढ़ गई है, तो वो इसी पर चिढ़ गए। तो इस तरह के बहुत सारे तंज एक दूसरे के खिलाफ वो कसते थे। उनके छोड़ने की बहुत सारी वजहें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय होना, हैशटैग चलाओ, लोगों को प्रेरित करना, शायद योगी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ कुछ था जिस पर उन्होंने रात को 12 बजे कुछ इस तरह का कहा, और उसके बाद फिर वो ट्वीट जो है डिलीट भी मारा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कही जा रही है। क्या कारण है, ये तो सौरभ द्विवेदी जाने या इंडिया टुडे ग्रुप जाने। लेकिन ये जो मुर्गे लड़ाने की आदत है टीवी चैनलों को, शाम को 4 बजे से ही लेकर के और रात के 10 बजे तक, ये काम तो स्टूडियो में उनके अपने संपादक कर रहे हैं, और वहां पता लगता है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, जब ये रिपोर्टर्स के शो चले, इनमें से ज्यादातर रिपोर्टर्स उस बीट के होते ही नहीं है, और जो वो कहानियां सुना रहे हैं उनमें से ज्यादातर झूठी कहानियां हैं। मैं माफ करना, मतलब जो लोग सुन रहे हो और उनमें से कोई मेरे दोस्त हो, क्योंकि मैंने ये सब मेरी जूनियर ही है, इन सबको मैं, मतलब उनमें सब मुझे अच्छे से जानते हैं वो, और उनमें से ज्यादातर लोगों की समझ साफ दिखती है जब वो बोलते हैं। लेकिन चूंकि लोगों को सोशल मीडिया के बाद जिस तरह से चलाया, आपने जिस तरह के शो चलाए कि आप बैठे हैं बात कर रहे हैं अनौपचारिक, देखिए टीवी बदला किस तरह, टीवी पर प्रेशर आया सोशल मीडिया का। इसीलिए आप देखेंगे कि टीवी का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि आप हर चैनल में अब रिपोर्टर्स बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, अभी तक रिपोर्टर स्क्रीन पे नहीं है। आपको याद ही नहीं होगा कोई रिपोर्टर की खबर आपने अभी स्क्रीन पर देखी हो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ 1 साल तक में, 2 सालों की याद नहीं रहेगी, क्योंकि वहां तो एंकर बोल रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि क्या है, ये तो यूट्यूब पे जिस तरह से ट्रैफिक जा रहा है, जैसे ओसीएन नेटवर्क पे 2 लाख लोग देख रहे हैं, क्योंकि 3-4 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, बस अपनी बात बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस बता रहे हैं, या हम लोग फील्ड का वो बता रहे हैं, या जो आपस में अपनी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उस भीड़ को कैप्चर करने के लिए विशुद्ध मार्केटिंग, और कुछ नहीं, ये विशुद्ध मार्केट की लड़ाई है, जो सोशल मीडिया का जो लिबरल स्पेस है उसको भी वो खाना चाहते हैं। वो कहते हैं ये भी आना चाहिए। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो शुरुआत एक से करती हैं, और उसके बाद वो मल्टी पर, उसको कहती हैं कि हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल अपना बिजनेस बढ़ाया है। तो यही इन सब का लंबा समय। दूसरा क्या है कि वो विचारधारा दिखाते हैं, वो लड़ते। मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया कि मैं
केजरीवाल का उदाहरण इसीलिए देता हूं लोगों को, कोई किसी खास वजह से नहीं, क्योंकि ये संभव नहीं हो सकता कि एक आदमी अपनी भाषा का भी चुनाव करता है। जैसे हम देखते हैं वो तमाम रिपोर्टर जो ये बता रहे हैं कि मैं बैठा था तो वहां से अहमद पटेल जी इधर से निकल गए और उन्होंने कहा, अच्छा ये वेरीफाई कैसे होगा? कोई भी चीज, वो जो कहानियां सुना रहे हैं बैठ बैठ के, आपको दिखेगा वो इसलिए क्योंकि उन चैनलों को ये लग रहा है यार 2 घंटे भी बात हो सकती है, क्योंकि वो चैनल तो 90 सेकंड के पैकेज से शुरू हुए थे। 90 सेकंड से बड़ा पैकेज नहीं दिया जाता था सर यूट्यूब में, मतलब उस पे चैनल पे। फिर उसके बाद वो 1.5-2 मिनट हुआ, फिर एक आधा घंटा हुआ, फिर 1 घंटा हुआ। लेकिन फिर उन्होंने देखा, फिर वापस आ गए कि 4-5 मिनट नहीं खींच रहा, शो में वो दिलवाओ, जरा उत्तेजना कराओ, जरा इधर उधर जानबूझ के करवाओ। उसके बाद उन्होंने सोचा यार ये भी फॉर्मूला फेल हो गया, क्योंकि अब 3-3 4-4 घंटे में देखता हूं कई सारे यूट्यूबर्स 2-2 3-3 घंटे के लाइव लेते हैं और वो चलते हैं बहुत। तो ये नया टैक्टिस है। और जो उनके अंदर की कहानियां हैं, देखिए मुझे इसलिए नहीं लगता, क्योंकि 2 तरह की बातें हमेशा चलती हैं। एक देखेगा कि वो कहता है कि आज तक जो है उनका है, मोदी और योगी का गोदी मीडिया है, वो बैठ के वहीं कह रहे होते हैं गेस्ट। दूसरी तरफ इस तरह की बड़ी तादाद दिखाई देगी जो ये कहेगी कि साहब ये तो जो है मोदी का विरोध करता है, ये सब करता है। तो इसीलिए ये सब चीजें पैरेलल में है। जो अंदर की घटनाएं हैं वो यकीनन कुछ और होंगी और कुछ और हुआ होगा जो होता है। मतलब अमूमन बहुत सारे लोगों ने चलाना शुरू कर दिया कि भाई आज तक नहीं बर्दाश्त करता जब आदमी बड़ा हो जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग रहे, मैंने भी खुद ही छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने खुद छोड़ा। हम लोगों को अच्छे रिपोर्टर्स गिना जाता था, रोकता था आज तक। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग जब जाते तो आज तक उनको रोकता भी था। लेकिन ऐसा मैं यही कह रहा कि जो मीडिया के अंदर की अंतर ग्रंथि है वो व्यक्तियों की अंतर ग्रंथि है। वो अंतर जो रिलेशन एक परिवार में हो सकते हैं उस तरह के अंदर भी होते हैं। और अगर सौरभ को कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता है सीड मनी के साथ तो वो आगे जाना चाहेगा। भाई यहां तो अल्टीमेटली वो सैलरीड ही था ना। अगर आप देखेंगे तो जब उसने छोड़ा अर्णव ने तो वो सैलरीड था, अभी ओनर है। रजत शर्मा कभी पत्रकारी होते थे, वो चैनल ओनर है। तो हो सकता है कि इस तरह का हो, लेकिन लोगों के पास उड़ने के आइडिया बहुत होते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि आइडियोलॉजिकली अब शार्प चैलेंज मिलने लगे, पहले नहीं मिलते थे। पहले जो राजदीप ने कह दिया वो बहुत बड़ा, मतलब आप ये सोचिए, मैं देखता था कि बहुत सारे लोग मिलने आते थे कि भाई वो राजदीप को देखना है, वो नीचे खड़े रहते थे क्योंकि उनको वही देखने का मीडियम ही वो था ना सर। वही मैंने बताया था कि एक बड़ा प्रिंट का चेहरा दिवांग को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि यार सेलिब्रिटी बन गए हो, और वो भाव नहीं दे रहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि आज तक ने तो प्रयास किया है, मौसमी को बैठा दिया, संजय शर्मा को बैठा दिया, 2-3 और को बैठा दिया, आपस में चर्चाएं कर रहे, गप्पेबाजी हो रही है, कभी किसी मंत्री के बारे में, कभी किसी नेता के बारे में, और लोग देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। राजदीप सरदेसाई से आपके ये अर्णव गोस्वामी ने करीब 3 महीने पहले एक मुहिम चलाई और कई दिन तक चलाई यूट्यूबर्स के खिलाफ, और उसने कहा कि साहब ये लोग एक ट्राइपॉड खरीदते हैं, एक कैमरा खरीदते हैं या मोबाइल टांग लेते हैं, एक सीट लगाते हैं, उसके बाद बैठ करके बोलते हैं इन्वेस्टमेंट 0 है, हमारा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, और हम लोग फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं, और ये लोग एक रूम में बैठ करके बकैती करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अब उनके निशाने पर कौन था वो जाने, या जो निशाने पर थे वो जाने। लेकिन इससे पता चलता है कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहा है यूट्यूब चैनलों की वजह से। यूट्यूब चैनलों से भी ज्यादा सर ये जो लिबर्टी है, जो दर्शकों की लिबर्टी है, जो व्यूअर की लिबर्टी है, वो उससे डर रहा है। क्योंकि जिस अर्णव गोस्वामी ने ये सब कहा है, वो अर्णव गोस्वामी, मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं बहुत ज्यादा उसकी पत्रकारिता को मैंने तो देखा नहीं, फील्ड में तो नहीं देखा, मतलब रिपोर्टर के तौर पर ही देखा। कांग्रेस कवर करता हूँ मैं, उस समय इन्वेस्टिगेशंस कवर करता था। लेकिन एक बात तो तय है कि जो हल्ला मचाना, जिस तरह से
मैं आज भी इस बात पे मुतमईन हूं, इत्तेफाक रखता हूं, और जिसको करना वो बात कर सकता है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में यही कवर किया है। सुशांत वाले मसले को जो उसने किया, उसको क्या कहा जाएगा? पत्रकारिता कही जाएगी? किस चीज को पत्रकारिता? कई मामलों में गलत। नहीं, मैं एक ही चीज से मैं बता रहा हूं ना, कि जिससे वो एक ही से उठा के आप देख सकते हैं ना पूरा, एक बाली से हम लोग पता लगाते हैं ना सर खेत में कि पक गया कि नहीं धान, हम देखते हैं ना कि गेहूं की बाली। तो उसी तरह से आप देख लीजिए, वो कंप्लीटली विंडक्टिव एजेंडा, कंप्लीटली। और वो दूसरों पे सवाल उठाएगा, क्यों? क्योंकि उसको डर हो गया। अब लोग सवाल करने लगे, अरे आपने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया या अरबों का किया, इसका क्या मतलब है? जो मल्टीनेशनल कंपनी, जब तुम यहां आए उससे पहले तो आज तक ने कई सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो तुमने क्यों खोल ली दुकान? तुमको दुकान खोलने की जरूरत नहीं थी ना। वो दरअसल इलॉजिकल बातों का जो चिल्लाना, जो गाली देना, जो वहां स्ट्रीम में, अरे भाई आप इन्वेस्टिगेटर हो, क्या हो तुम? मतलब स्टूडियो में बैठ के क्या साबित कर दोगे, मुझे बताओ। बेसिकली मैंने पूरी जिंदगी में रिपोर्टिंग की, इन्वेस्टिगेशंस किया। इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो आरोपी होते थे, जिनका स्टिंग हुआ था, 90% जो पॉलिटिकल, मतलब जो क्रिमिनल नहीं है, उनसे हम लोग बात करते थे, उनका व्यू लेते थे, और उसके बाद वो जो चाहे कहें। वो कहते हैं कि ये पूरा स्टिंग गलत है, तो हम वो बात चलाते थे कि पूरा स्टिंग गलत है। हम ये नहीं उसकी जीप पकड़ के ये कहते थे कि नहीं तू कैसे माल, अरे तुम कौन इन्वेस्टिगेटर हो भाई? उसने अपनी बता दी स्क्रीन पे, तुम उसको झूठा साबित कर ही दोगे। मेरी जो स्टोरी चल रही है वो उसको झूठी तो साबित करने के लिए चल रही है। ये जो जर्नलिज्म है कि उसके मुंह में घुस जाओ, ये दरअसल क्या है ना कि लोगों को, सर अगर एक भिखारी जो अंधा हो उसके कटोरे में कोई कुछ भी डाल देता था ना, तो दुआ दे देता है आवाज से, क्योंकि उसको तो बेचारे को मालूम नहीं कि सिक्का डाला कि कंकड़ डाला। ये अलग बात है, अनुभव से बाद में जानने लगता है कि सिक्का गिरा, ये अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है। उसी तरह से जब ये देश में राइट के मीडिया का, मतलब लोग देखते देखते उब गए थे, लोगों को कोई जरूरत नहीं थी उससे पहले, उनके पास ना कोई जरिया था, ना वो जानना चाहते थे, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया नहीं था। जो खबर आ गई, जो उन्होंने किताबों में पढ़ लिया, जैसे हमने पढ़ लिया अलाउद्दीन खिलजी ने इस देश में माप तोल की प्रथा शुरू की, हमने पढ़ लिया। अलाउद्दीन ने सबके लिए किया। हमारे पास ये ऑप्शन था ही नहीं, जो बाद में आया सोशल मीडिया में, कि यार ये किताब और भी है, ये इन्होंने यहां से टेक्स्ट लिया है। अब आप देखेंगे, मैं तो हैरान होता हूं जब भी मैं लाइव करता हूं या देखता हूं, तो जो मेरे पास लोग आते हैं, जो लिखते हैं, वो तुरंत इतनी सारी सूचनाओं से लैस होते हैं जो मुझे चौंका देती है। तो ये डर रहे हैं उस सब से। इनकी परेशानी ये नहीं है यूट्यूबर, इनकी परेशानी वो लोग हैं जो उनको पसंद कर रहे हैं। भाई ओसीएन नेटवर्क पे जो लोग देख रहे हैं, उनको ओंकार चौधरी से डर नहीं है। ओंकार चौधरी तो एडिटर थे, ठीक है, होंगे, मैं तो जानता भी नहीं उनको क्या है, तब क्या होगा। लेकिन वो उनसे डर रहा है जो अभी तक उसके बकवास सुन के उधर जाके सुन रहे हैं और वहां रुक रहे हैं, उनको तारीफ कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सारा पैसा, सारा खेल रेवेन्यू का है सर। वो कह रहा है यार मैंने तो दुकान खोली, ये छोटी छोटी दुकानें कैसे खुल गई? मैंने तो अपनी बोतल जो है 70-100 रुपए की रखी, पानी की बोतल, ये 10-10 रुपए में, और पानी बाकायदा टेस्ट करा के दे रहे कि ये लीजिए आप, ये हमारे पास वो पानी को टेस्ट करने वाली मशीन है, इससे टेस्ट कर लीजिए। कोई भी, दरअसल अभी तो कभी भी पत्रकारों की डिग्रियां नहीं खुलवाई गई हैं, वरना यहां डिग्रियां लिखवा लेनी चाहिए, पता चल जाएगा। बहुत ही, मैं तो ये कहूंगा सर, बहुत ही अराजकता थी पहले, अब ज्यादा डेमोक्रेटिक मीन है। आपको पसंद आए आपको देख रहे हैं, नहीं पसंद आए नहीं देख रहे हैं, इसमें क्या है? अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो मैंने इतना विस्तार से इसीलिए बताया कि वो जो बेच रहे हैं लोगों को, वो अपनी मर्जी से नहीं बेच रहे, उनको खरीद रहे हैं लोग, बेच रहे हैं। वरना तो आपको शीशा नहीं देखना होता होगा जब आप कहते होंगे कि रात में मोदी ने फोन गया, एक फोन गया शाह के पास और ये हो गया। उसमें से उस आदमी को मैं बता रहा, नाम नहीं लूंगा, कभी जिंदगी में बीजेपी का मुख्यालय दफ्तर नहीं देखा होगा उसने। वो बता रहा है कि फोन गया शाह, उसको भी मालूम है कि बोल रहा। ऐसे कई हैं। हाँ नहीं, मैं एक नाम ले रहा हूं बस, मैं मतलब उदाहरण दे रहा हूं। मैं ये कह रहा कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने वो रिपोर्टिंग ही नहीं की। अब जो लोग हैं, लोगों को पसंद अगर वो आ रहे हैं तो वो ठीक है, उसमें क्या किया जा सकता है।
धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उसको भी सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।